हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज के इस वीडियो से हम अपने प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आज हमारा सेट नंबर 1 है और आपकी ये बीपीएससी टीआरई 3 टीआरई 4 के इम्पोर्टेंट सेशन ये आपका चल रहा है। क्योंकि क्यों इम्पोर्टेंट है मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था, क्योंकि यहाँ पर आपको जो ऑप्शन कंफ्यूज करता है, ऑप्शन नंबर 4 मोर देन वन ऑफ द अबव, तो उस ऑप्शन को लेकर हम सारे सेट्स को सॉल्व करेंगे। तो आपकी कंफ्यूजन जितनी भी है वो अब दूर हो जाएगी। एग्जाम में जब आप इस बार बैठेंगे तो आपके लिए वो कंफ्यूजन भरे हुए जो एक सवाल चलते हैं कि लगाएं कि ना लगाएं, वो खत्म होकर आप सटीक आंसर की तरफ तुरंत ऑप्शन पे टिक करेंगे और अपने क्वेश्चंस को करेक्ट करेंगे। तो आज का सेट नंबर 1 है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आज का सेट आपका जो है वो बीपीएससी के अन्य एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो बीपीएससी के जो नॉन टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, तो इन नॉन टीचिंग एग्जाम्स में क्वेश्चंस ये पूछे हुए हैं, तो बहुत हेवी या बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है आज। तो आज का सेशन आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। 10 क्वेश्चंस है, इजी क्वेश्चंस है, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। ठीक है। और आपका जो कल से सेशन आने वाला है, मतलब प्रैक्टिस सेशन जो सेट नंबर 2 है भाई, वो स्पेशल सेशन है। वो सब वहां से स्टार्ट हो रहे हैं आपके, क्योंकि अब आ जाएगा आपका एनसीईआरटी की लाइन से उठे हुए क्वेश्चंस। तो वो आपको कल से वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी 9 का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम चैप्टर वाइज सारे सेशंस को कंप्लीट करेंगे, सारे एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी के, आपके ऑप्शन नंबर 4 को साथ में लेकर चलते हुए। ठीक है। तो ज्यादा किसी का समय नहीं वेस्ट करते हुए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और नहीं भी पहुंचता है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्लास जब 10 बजे सुबह यहाँ पर डेली #10 का डोज मिलता है, तो 10 का डोज जैसे ही अपलोड होता है वैसे ही टेलीग्राम पर भी वो शेयर हो जाता है, जिससे कि आप तक टेलीग्राम के थ्रू पहुंच जाए कि भाई क्लास अपलोड हो गई हो। और नहीं भी पहुंचता है तो जाकर जरूर विजिट करिए, क्योंकि 10 बजे से पहले आपका वीडियो आ जाता है। अगर नहीं आ पाता है तो टेलीग्राम पे मैसेज आ जाता है कि आज वीडियो लेट हो रहा है या कुछ कारणोंवश आज वीडियो नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो ये शेड्यूल एकदम परफेक्ट है और एकदम डिसिप्लिन्ड है ये एकदम शेड्यूल, कि आपका 10 बजे आना ही आना है एक वीडियो। तो आप डायरेक्टली भी जाकर विजिट कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए, जिससे कि उनका भी फायदा हो और साथ ही साथ मेरा चैनल भी ग्रो करे। चलिए सीधा प्रैक्टिस सेट जो अपना 1 है उसको स्टार्ट करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को अच्छा स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से अपना प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपका प्रैक्टिस सेट जो है ये आपका बीपीएससी के अन्य एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, नॉन टीचिंग एग्जाम्स के, और इजी प्रश्न हैं। तो हम इजी से स्टार्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो सेट 2 आपको देखने को मिलेगा और वो आपका रहेगा एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है। तो किसी को पढ़कर अगर आना है चैप्टर फर्स्ट, तो चैप्टर फर्स्ट पढ़ सकता है और फिर उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेगा, तो ये देखेगा कि चैप्टर कितना प्रिपेयर हुआ। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ कि पेलेग्रा डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। तो ये आपका विटामिन का जो क्वेश्चन होता है, जो विटामिन के चैप्टर से आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि विटामिन से वन डे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है विटामिन के टॉपिक से। तो जैसे कि आपको पता है कि विटामिन 2 तरीके के होते हैं आपके, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। अब आपका होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ठीक है। तो आई होप इतना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। चलिए आइए अब बात कर लेते हैं इधर की पेलेग्रा डिजीज है, ये किस विटामिन के की डेफिशिएंसी से, कमी से होती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियासिन। ठीक है। तो विटामिन और नियासिन का अगर मैं बोलूं कि वो कौन सा विटामिन है, तो ये कौन सा विटामिन है, ये है आपका विटामिन B3। ठीक है। अच्छा, और थायमिन क्या है, विटामिन B1 है। कैल्सीफेरॉल क्या है, ये आपका विटामिन D है। ठीक है। और तो इसमें आपका आंसर क्या हो गया, नियासिन आपका आंसर हो गया। इस वाले जो पीपीटी में मैंने ऑप्शंस को कि जो आंसर्स हैं उनको मैंने मार्क कर दिया है। पर नेक्स्ट जो आपको मिलेगी सेट्स, वो आपके एक तरह से टेस्ट के सेट्स रहेंगे कि आपको खुद को टेस्ट करना है कि आपको कितने चैप्टर प्रिपेयर है। तो उसमें मैं आंसर्स नहीं लिखूंगी, उसके आंसर्स मैं लास्ट में लगा दूंगी, या उसके आंसर्स मैं आपको पीडीएफ के एक प्रिंट आउट के फॉर्म में, प्रिंट के फॉर्म में आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। अब ये आपकी एनसीईआरटी की एक इमेज थी जो मैंने यहाँ पर लगा दी, और ये इंपॉर्टेंट इमेज है इसलिए लगाई हुई है,
जैसे विटामिन ए हो गया आपका, तो किसकी कमी से होता है ये? विटामिन ए का दूसरा नाम सबसे पहले जान लेते हैं, ये होता है रेटिनॉल। विटामिन B1 का हो गया थायमिन। विटामिन सी का हो गया आपका एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का हो गया आपका कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम हो गया, फिर आयोडीन हो गया, ये तो सब आपके मिनरल्स में आ गए। ठीक है, तो विटामिन ए की लॉस ऑफ विजन हो जाता है, इसका मतलब इसमें आपकी कुछ आईसाइट से प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको बोला जाता है कि हरी सब्जियां खाओ या जो आपकी ऑरेंजिश येलोइश कलर के जो वेजिटेबल्स हैं उनको खाओ। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है विटामिन B1 की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है? बेरीबेरी हो जाती है। और विटामिन ए से आप क्या बोल सकते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। ठीक है, फिर विटामिन सी की कमी से क्या हो जाती है? स्कर्वी हो जाती है, जिसमें कि जो मसूड़े हैं उनमें से खून आने लगता है। फिर विटामिन डी की कमी से हो जाती है रिकेट्स, जो कि आपकी हड्डी का रोग है, जिसमें कि बोन्स जो हैं वो बेंड होने लगती हैं। फिर कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या हो गया? बोन और टूथ डिके हो जाता है। फिर आयोडीन की कमी से होता है गोइटर, जो कि आपने देखा होगा जो रोग है ये गला जो है वो स्वेल हो जाता है। फिर मेंटल डिसेबिलिटी बच्चों में देखी जाती है, मानसिक रोग जो है। फिर आपकी आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, और जिसके कारण आपको वीकनेस देखने को मिलती है। अब ये कुछ विटामिन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर मुझे लगी ये स्लाइड तो मैंने ऐड कर दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कि विटामिन ए है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, तो विटामिन ए का जो आपका केमिकल नेम आपको क्या याद रखना है? इन सारे विटामिन के केमिकल नेम आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आपसे इससे होने वाला जो रोग है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, तो दो चीज़ तो आपको इंपॉर्टेंट इसमें याद रखनी ही रखनी, जैसे विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, विटामिन B1 थायमिन हो गया, B2 राइबोफ्लेविन हो गया, B3 नियासिन हो गया, हमने जो देखा, विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या हो गया? नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ेरोप्थैलेमिया, दो आप याद रखेंगे। इसके बाद विटामिन B1 से क्या होता है? आपका बेरीबेरी हो जाता है। विटामिन B2 से क्या होता है? चिलियोसिस हो जाता है। ठीक है, फिर विटामिन B3 से क्या होता है? आपका पेलेग्रा होता है डिजीज़। फिर विटामिन B5 इनएडिक्वेट ग्रोथ होती है। फिर इसके बाद आ जाती है विटामिन B6 कन्वर्जन्स क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी किसी को बोलते हुए कि एकदम से मेरी नस तन गई, या पैर जो है अकड़ने लगा, या हाथ जो है अकड़ने लगा, तो क्या हो जाता है? एक सडन मूवमेंट होता है बॉडी में, जो कि कंट्रोल आदमी नहीं कर पाता है, तो वो किसी कमी से हो जाता है, विटामिन B6 की कमी से होता है। ठीक, फिर विटामिन B7 आपका क्या हो गया? बायोटिन हो गया, इसमें डिप्रेशन, हेयर लॉस, विटामिन B7। ठीक है, मसल पेन, ये सब देखने को मिलता है। फिर विटामिन B9 आपका हो गया फॉलिक एसिड। ठीक, फॉलिक एसिड, इससे क्या हो जाता है? आपका अनीमिया हो जाता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपकी हो गई स्लाइड विटामिन B12। विटामिन B12 को कोबैलामिन बोलते हैं, या इसका एक और नाम बोला जाता है साइनोकोबैलामिन। ठीक है, इससे भी क्या हो जाता है? अनीमिया का ही रोग है। विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड, जिसमें स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलते हैं। विटामिन डी या तो कैल्सीफेरॉल के नाम से आएगा, या फिर कोलो कैल्सीफेरॉल के नाम से आएगा, दोनों आपका विटामिन डी है। रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट्स में होता है। इसमें क्या है? बोन की जो हड्डी है वो झरने लगती है, दिखती नहीं है झरती हुई, पर वो क्या है? हड्डी धीरे धीरे डिग्रेड होती रहती है। विटामिन ई आपका ब्यूटी विटामिन है, विटामिन ई ब्यूटी विटामिन है, तो ये आपका क्या हो गया? ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर वीकनेस, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, ये इसको कॉज करता है। टोकोफेरॉल इसका नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के को आप जानते हैं क्या? ये आपका ब्लड क्लॉटिंग विटामिन है। अगर ये विटामिन प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, खून बहता रहेगा, आदमी क्या है? मर जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हो जाता है। फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। ठीक है, तो आई होप ये आपको स्लाइड समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? निम्नलिखित में से की विद्युत प्रतिरोधकता अधिकतम होती है? तो आपको इन ऑप्शंस में से यहाँ पे चूज करना है कि इसमें से किसकी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इन सब में से क्या हो जाएगा? आपका नाइक्रोम इसका आंसर हो जाएगा कि नाइक्रोम की सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती, प्रतिरोधकता अधिकतम इस नाइक्रोम की पाई जाती है। आइए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी ये सब क्या होता है। तो कि विद्युत चालकता किसी सामग्री का एक आंतरिक गुण है, जिसे किसी सामग्री द्वारा वहन की जाने वाली विद्युत धारा की मात्रा के माप के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत चालकता को विशिष्ट चालकता के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी एसआई इकाई क्या है? सीमेंस है, प्रति मीटर एसएम है। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी सीमेंस पर मीटर, मतलब S अपॉन में मीटर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी, कितनी करंट की क्या है आपकी डेंसिटी है। विद्युत क्षेत्र की ताकत की विवर्तमान घनत्व के अनुपात के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, मतलब कितनी करंट का जो है घनत्व है
और क्या है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाती है, कि मतलब कि किसी भी मटेरियल की अंदरूनी प्रॉपर्टी जिसमें कि वो ये बताता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है और कितना वो करंट कैरी करा हुआ है। ठीक है, साथ साथ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को ही दूसरा नाम दिया गया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड उसकी एसआई यूनिट क्या हो जाती है, सीमेन हो जाती है, एस पर मीटर। ठीक, और क्या है ये फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है। अभी तो हमने कंडक्टिविटी देखा कि कितना क्या है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एक मटेरियल के अंदर है, कितना अमाउंट ऑफ करंट क्या है एक मटेरियल, मान लो ये मेरे पास एक ये कोई भी क्या है मटेरियल है, इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ करंट प्रेजेंट है, वो क्या हो गई, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इट इज़ मेजर द एबिलिटी ऑफ मटीरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कि ऐसा मटीरियल जो कि अपोज कर रहा है क्या, फ्लो ऑफ करंट। मान लो फ्लो ऑफ करंट ये है पर इसको क्या है अपोज कर रहा है, धक्का दे रहा है, नहीं भाई इतना फ्लो मत करो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हो जाएगी, विद्युत प्रतिरोधकता हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि क्या है आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो कम होती है। जो ऐसे मेटल्स होते हैं जो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जिसको आप इंसुलेटर्स बोलते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं, दे हैव हाई रेजिस्टिविटी और रेसिप्रोकल होता है। थर्ड टाइप ऑफ जो आपके कंडक्टर्स होते हैं वो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में होते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है, जो ये यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि देयर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब कि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में एक रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल बात चल रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी घटेगी, मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन देम। धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं, इसलिए उनमें प्रतिरोधकता कम होती है। फिर तीसरे प्रकार का सेमीकंडक्टर है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच आता है। तापमान में वृद्धि के साथ उनकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है और उनमें अशुद्धियों की उपस्थिति भी प्रभावित होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये आपका यहाँ पर स्लाइड मैंने लगा दिया था कि देखो आपको क्या क्वेश्चन में दिए थे, जो ऑप्शंस दिए थे उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सिर्फ एक देखने के लिए है कि सिल्वर की क्या होती है, बहुत कम होती है प्रतिरोधकता, और उसके हिसाब से नाइक्रोम की क्या हो जाएगी आपकी, नाइक्रोम की ज़्यादा है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे, नाइक्रोम की ज़्यादा है और सिल्वर की कम है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। आपका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, प्रतिरोध की बात करूं, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और रेजिस्टेंस ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जैसे जैसे अगर आपका क्या, अगर लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। आइए इसको समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक क्या है, कंडक्टर है। अब मैंने क्या किया, इस कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया, तो इस कंडक्टर की जब लेंथ को मैं बढ़ाऊंगी तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या हो गया, अब ज़्यादा दूर तक क्या होंगे, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव करेंगे। अब यही बात कर लेती हूँ, अगर किसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब अभी पहले क्या था एरिया, अभी जस्ट अ सेकेंड, अभी पहले था क्या इसका, ये इतना था, अब क्या कर दिया मैंने, थोड़ा सा उसको मोटा कर दिया पाइप को, तो अब क्या हो गया, अब इसके मोटे होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि अब क्या है, जो आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव कर पाएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। अभी क्या था, बहुत पास पास थे और एक दूसरे से टकरा रहे थे, और क्या था, उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा था। पर जैसे ही ये दूर दूर हो गए, इनमें क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो आपका जो R है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, और R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से। ठीक है, और रो क्या है, रो आपकी हो जाएगी रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो क्या चीज़ आपकी डिपेंड हो जाएगी, नेचर ऑफ द मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा क्या, मोर देन वन ऑफ द अबव वाले ऑप्शन में, कि अगर आपसे दे दिया जाए क्वेश्चन में कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, कि पहला उन्होंने दे दिया नेचर ऑफ द मटेरियल, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है उन्होंने मान लीजिए दे दिया लेंथ दे दिया, और चौथा दे दिया मोर देन वन ऑफ द अबव, और पांचवा दे दिया नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ, सॉरी मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि दो चीज़ पे निर्भर करती है, पहली चीज़ आपकी नेचर ऑफ द मटेरियल, दूसरा आपका टेम्परेचर। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इतना टाइम लगाया। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड विच गैस इज प्रोड्यूस, जब भी क्या यहाँ पर हो रहा है, मेटल है, कोई मेटल है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है, एसिड के साथ हो रही है।
तो क्या बनाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सॉल्ट बन जाएगा और हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट होगी। तो ये यहाँ पर वाटर नहीं बनता है, याद रखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे मैं अगर बात करूँ Zn की, Zn एक मेटल है, उसका एसिड के साथ रिएक्शन HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ZnCl2 बन जाएगा। ZnCl2 क्या हो गया, एक तरह का सॉल्ट हो गया और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करते हैं और यहाँ पर पॉप साउंड रिलीज होती है, तो ये डिटरमाइन कर देती है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज आउट हुई है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज आउट होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसकी स्लाइड भी मैंने लगाई हुई है कि एसिड जब भी एसिड रिएक्ट्स विथ मोस्ट मेटल, सब नहीं बोला गया है, मोस्ट मेटल बोला गया है, एंड अ सॉल्ट इज प्रोड्यूस, बट अनलाइक द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस वी डोंट गेट एनी वाटर। इसमें क्या है, पानी जैसे एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, जब बेस की एसिड एंड बेसिस वी डोंट गेट एनी वाटर, पानी नहीं मिलता, इंस्टेड वी गेट हाइड्रोजन। पानी की जगह पे क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, मेटल और सॉल्ट की, मेटल और एसिड की रिएक्शन हो गई तो सॉल्ट बना और हाइड्रोजन बन गया। यहाँ पर आपको NCERT की इमेज देखने को मिलेगी। ये क्या है इमेज, कि जब रिएक्शन हो रही है किसकी, Zn जिंक ग्रैन्यूल्स की, और आपका यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है, तो इससे क्या हो गया, अगर Zn की रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई तो ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट, और प्लस आपका H2 गैस रिलीज आउट हो जाएगी। अब ये H2 गैस यहाँ पे रिलीज आउट हो रही है यहाँ से, और कैसे टेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कैंडल लेकर आ रहे हैं, और जैसे कैंडल इसके पास जाएगी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होगी तो वो कैसे साउंड निकालेगी, पॉप साउंड निकाल देगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज, वॉशिंग सोडा क्या हो जाता है, ठीक है, Na2CO3.10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 मॉलिक्यूल्स आपके किसके प्रेजेंट हैं, वाटर के प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये वॉशिंग सोडा हो जाएगा। अब आपका एक और होमवर्क है, होमवर्क नंबर 2। आपको क्या बताना है, आपको बताना है जिप्सम का फॉर्मूला। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और मैं आप सबके इसके आंसर का वेट करूंगी। अब ये सेशन हम लोग का थोड़ा सा 1-to-1 कॉन्टैक्ट वाला सेशन होना चाहिए, जिसमें कि मैं आपसे बोलूं और आपको वो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये सेशन अच्छे से चल पाएगा, अदरवाइज फिर वही बात है, मैं बोलती रहूंगी, आप सुनते रहेंगे, तो इससे मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पूछ रही हूँ उस क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने होंगे और मुझे आंसर्स दिखेंगे तो मैं आपका उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर अगले आने वाले क्वेश्चन में लगाऊंगी, मतलब अगले आने वाले वीडियो में आपका वो स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। ठीक है, ये मेरा वादा है। चलिए, अ सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इन वाटर इज, अगर वॉशिंग सोडा के सॉल्यूशन को पानी में डाल दिया जाए तो वो कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, वो आपका बन जाएगा हमेशा अल्कलाइन बनेगा, क्षारीय बनेगा, बेसिक बनेगा। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। चलो, A solution of washing soda in water is alkaline. The sodium carbonate decahydrate 10H2O है, इसलिए decahydrate लिखा है, is a chemical name of washing soda. When it dissolved in water, it forms a strong alkali sodium hydroxide. जब इसको पानी में डिसॉल्व कर देते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, इसीलिए वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। ठीक है, कोई भी चीज़ बेस कैसे होगी, अगर उसमें OH- आइंस प्रेजेंट होंगे तो वो बेस होगा, और कोई भी चीज़ एसिड कैसे होगी, अगर उसमें H+ आइंस प्रेजेंट होंगे तो वो एसिड होगी। ठीक है, चलिए आइए अब बात कर लेते हैं द टाइप्स ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन देम। दो तरह के पानी आपने देखा होगा, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होता है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड्स इसके। ठीक है, या तो सल्फेट्स के फॉर्म में होंगे या क्लोराइड्स के फॉर्म में होंगे। ठीक है, या तो किसके फॉर्म में होंगे, सल्फेट्स के फॉर्म में होंगे, या फिर आपके क्लोराइड्स के फॉर्म में होंगे। फिर तो ये आपके हार्ड वाटर कैसे पानी होते हैं, जिसमें कि अगर आप कोई डिटर्जेंट डालते हैं तो उसमें क्या है, झाग नहीं बनता है, वो आपका हार्ड वाटर कहलाता है। ठीक है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए क्या होता है, आपका वॉशिंग सोडा डाला जाता है। या जब ज़्यादा हार्डनेस नहीं होती, अगर टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है तो परमानेंट हार्डनेस होती है, एक टेम्प्रेरी हार्डनेस होती है। अगर टेम्प्रेरी हार्डनेस है तो उसको आप कैसे रिमूव आउट कर सकते हैं, उसको आप रिमूव आउट कर सकते हैं सिंपल बॉइलिंग से भी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर था। चलिए अब देख लेते हैं, व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद वॉशिंग सोडा इट इज़ सोडियम कार्बोनेट। तो ये कौन सा क्या यूज़ करते हैं, इसमें सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करा जाता है। इट रिमूव्स बोथ द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर व्हेन इट रिएक्ट्स विद सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आपको कैल्शियम मैग्नीशियम प्रेजेंट होते हैं, या तो आपके क्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर ये आपके सल्फेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना लेते हैं, इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। जब इनकी रिएक्शन आपकी कैल्शियम सल्फेट, ये आप यहाँ पर नीचे रिएक्शन देख सकते हैं कि जब क्या हुआ, कैल्शियम सल्फेट अभी क्या है, कैल्शियम सल्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, या यहाँ पर क्लोराइड के फॉर्म में अगर प्रेजेंट होता तो ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है, वॉशिंग सोडा के साथ हो रही है। जब ये रिएक्शन हो गई तो कैल्शियम कार्बोनेट बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे सेट हो जाएगा और इसको रिमूव आउट कर लेंगे और ये सोडियम सल्फेट यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ है कि दिस प्रेसिपिटेट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन
नाइट्रोजन वाटर लेफ्ट बिहाइंड इज सॉफ्ट वाटर एंड फॉर्म द लेदर विच सोप, मतलब वो झाग बनाएगा। जब कठोर जल को वॉशिंग सोडा से उपचारित किया जाता है तो यह सोडियम कार्बोनेट है। यह पानी की अस्थायी और स्थायी दोनों कठोरता को दूर करता है। जब यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह अघुलनशील अवक्षेप बनाता है, जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इस अवक्षेप को निष्पादन द्वारा हटाया जाता है, मतलब फिल्ट्रेशन द्वारा इनको हटाया चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। राइजोबियम, राइजोबियम इज एग्जाम्पल ऑफ, तो राइजोबियम किसका एग्जाम्पल है? तो राइजोबियम आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कई बार कि राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, इसका काम होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको कैसे कन्वर्ट करना, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। और ये यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो होती है ये कौन यूज़ करता है? ये प्लांट्स यूज़ करते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है? 78% लगभग प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन इतनी मात्रा में होने के बाद भी प्लांट्स इसको यूज़ नहीं कर पाते। और प्लांट्स में नाइट्रोजन कहाँ से आती है? तो प्लांट्स में नाइट्रोजन आती है, नाइट्रोजन प्लांट्स को कहाँ से मिलती है? रूट से मिलती है। और रूट से कहाँ से आती है? सॉइल से आती है। तो सॉइल में इतनी मात्रा में नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होती कि प्लांट्स की पूर्ति कर पाए, तो इसके लिए एटमॉस्फेयर में पड़ी हुई नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स। और ये क्या करते हैं, अब डायरेक्टली तो वहाँ प्लांट सांस लेके नाइट्रोजन ले नहीं सकते, तो इनका काम ये कैसे करते हैं? तो ये दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। और ये किस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं? ये डिपेंडेंट होते हैं, कौन से प्लांट डिपेंडेंट होते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया पे। ये राइजोबियम बैक्टीरिया का काम होता है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो जहाँ पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिन सॉइल में, तो वहाँ पर लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो कर दिया जाता है, जिससे कि राइजोबियम बैक्टीरिया अपना काम कर सके और अपने लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएट होकर म्यूचुअल रिलेशनशिप के साथ या फिर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ, एक सहजीवी जीवाणु है ये, तो सहजीवी जो है एक रिलेशनशिप के साथ ये रहकर एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रक्रिया हो जाती है। चलिए आइए देख लेते हैं इसको। ठीक है, Rhizobium is a soil bacteria that fixes the atmospheric nitrogen once it is found based inside the root of leguminous plants. Rhizobium is a bacteria that live in symbiotic association with the roots of nodule of leguminous plants. Fixation of nitrogen cannot be done independently. अकेले plants नहीं कर पा रहे. That is why rhizobium requires a plant host. So rhizobium को एक plant host की आवश्यकता होती है. Rhizobium is a vital source of nitrogen to agricultural soil. फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सॉइल प्रोडक्टिविटी एंड सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा करते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एसेंशियल फॉर बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इनिशियल स्टेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। इन दिस प्रोसेस द फ्री नाइट्रोजन अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड टू अमोनिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है कन्वर्ट हो जाती है किसमें? अमोनिया में, NH3 में। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ सोडियम। आइए एक बार हल्की से मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल समझा देती हूँ, और आपको डिटेल्स को समझना है तो मैं भी सीटेट का जो सब क्लासेस ले रही हूँ तो वहाँ से समझ लीजिएगा। मैं हल्की सी एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल, और स्पेस भी नहीं है तो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन आई, थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा तो स्पेस नहीं है। ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेयर में आपकी कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन प्रेजेंट है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये कन्वर्ट होती है किसके द्वारा? ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर अमोनिया में ये कन्वर्ट हो जाएगी। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है, तो ये किसके द्वारा कन्वर्ट हो रही है? ये आपका यहाँ पर राइजोबियम आ गया, राइजोबियम जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर कैसा आ गया, यहाँ पर आपका दलहनी पौधा आ गया, लेग्यूमिनस प्लांट आ गया। तो ये लेग्यूमिनस प्लांट है, ये आपका जैसे पी का पौधा हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट है, और राइजोबियम बैक्टीरिया ने कन्वर्ट कर दिया किसमें? ये आपका NH3 में कन्वर्ट कर दिया। इसीलिए वो क्या बोल देते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो आपका NH3 में कन्वर्ट हो गया, इस प्रक्रिया को एक और नाम दिया जाता है। इस प्रक्रिया को नाम दिया जाता है आपका अमोनिफिकेशन। तो ये क्या बना, तो ये अमोनिफिकेशन मतलब अमोनिया बना, तो इसलिए क्या हो गया, नाम दे दिया अमोनिफिकेशन। वो भी मैं नीचे लिख दूंगी तो आपको वो फिर क्लियर हो जाएगा। अब NH3 जो बना, तो NH3 से क्या बन जाएगा आपका
नाइट्राइट्स बन जाएगा, TRITES, तो नाइट्राइट्स बन गया। नाइट्राइट से क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रेट बन जाएगा। फिर नाइट्रेट से क्या है, वापस आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में ये चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अमोनिया से नाइट्राइट्स बन रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया का नाम हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, क्या हुआ इसका नाम, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पर यूज़ हुआ, नाइट्रोजोमोनाज। ठीक है, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल मैं आपको पूरी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बना, तो कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होगा यहाँ पर, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, फिर नाइट्रेट से वापस से एटमॉस्फेरिक मतलब नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट वापस से गैसियस फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया कौन सा यूज़ होगा आपका, स्यूडोमोनाज, और साथ साथ थायोबैसिलस, मतलब इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वापस से रिड्यूस हो गया नाइट्रेट, जो नाइट्रेट था वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में रिड्यूस हो गया। आइए कुछ टर्म्स हैं उसको लिख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पेपर पेन से लेके, कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्ट होना किसमें, अमोनिया में। ठीक है, तो ये किसके द्वारा हुआ, ये आपका बैक्टीरिया हो गया राइजोबियम। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, प्रक्रिया का नाम क्या हो गया, अमोनिफिकेशन। ये प्रक्रियाएं पूछी जाती हैं। फिर आपका NH3 से क्या बन गया, आपका नाइट्राइट बन गया, नाइट्राइट। तो इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और ये बैक्टीरिया कौन सा था यहाँ पर, नाइट्राइट से क्या, अमोनिया से नाइट्राइट बना, नाइट्रोजोमोनाज। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का नाम हो गया नाइट्रोजोमोनाज। ठीक, अब एक और जो लास्ट आपको समझना है कि नाइट्रेट से क्या कन्वर्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वापस से रिड्यूस हो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, और स्यूडोमोनास आपको कौन सा बैक्टीरिया लगा इसमें, स्यूडोमोनास या फिर थायोबैसिलस। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है आपको, जिससे कि आप बिल्कुल आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा, इसमें एक और बात याद रख लीजिए कि आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन कौन से हो जाएंगे, आपका पी का पौधा हो गया, मटर का हो गया, सोयाबीन हो गया, तो ये सब क्या हो गए, लेग्यूमिनस प्लांट्स हो गए, मूंगफली हो गई, दाल हो गई, तो ये सब लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर आता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू रिलीज गैस विच बर्न्स विथ पॉप साउंड। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कौन रिएक्ट करेगा, तो आपका कौन रिएक्ट करेगा, एल्यूमिनियम मेटल, आपका एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या बना देगा, एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है NaAlO2, और प्लस आपका H2 जो है वो गैस रिलीज हो जाती है, तो NaAlO2 क्या हो जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये और साथ साथ H2 गैस जो है वो रिलीज आउट हो जाती है। चलिए, और क्या करती है, H2 जैसे ही निकलेगी तो आपको पॉप साउंड टेस्ट जो है वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं विच व्हाट इज़ द एलॉय ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो एलॉयज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मैंने यहाँ पर एलॉयज़ को ऐड किया है, तो उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। अब जैसे कि एलॉय ऑफ ब्रास एंड ब्रॉन्ज, तो मैंने कैसे याद किया है, CBZ और एक है BTC। तो CBZ क्या हो गया आपका, एलॉय किसका है, ब्रास का। ठीक है, तो BR, CBZ BR हो गया, तो CB कॉपर और जिंक क्या हो गया, और BTC क्या है आपका, जिसमें आपको क्या है, ब्रॉन्ज का एलॉय है, जिसमें टिन हो गया और आपका कॉपर हो गया। तो ये इस तरीके से मैंने याद किए थे क्या, ब्रास और ब्रॉन्ज के एलॉय। तो आपको याद कर, CBZ बाइक आती है ना, CBZ बाइक, तो CBZ बाइक से हो जाएगा। और BTC करते हैं, BTC का एग्जाम देते हैं तो प्राइमरी का पेपर भर पाते हैं, तो वही BTC से आप याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो एलॉय होता क्या है, एलॉय इज अ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स। एलॉयज कैन ऑल्सो बी फॉर्म फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड अदर एलिमेंट्स। तो एलॉयज में क्या होता है कि मेटल, कुछ मेटल या नॉन मेटल या मेटल या उन और अन्य मटेरियल या एलिमेंट्स के साथ कॉम्बिनेशन से क्या बन जाते हैं, एलॉयज बन जाते हैं। और एलॉयज की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं क्या, इंडिविजुअल जो भी कंबाइन किए हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स।
अब जैसे कि आपका रोज़ गोल्ड आपने सुना होगा, तो रोज़ गोल्ड क्या होता है, रोज़ गोल्ड किससे किससे बना है, तो एक तो उसमें गोल्ड हो जाता है प्रेजेंट और दूसरा उसमें हो जाता है क्या, कॉपर प्रेजेंट। ऐसे ही आपने वाइट गोल्ड सुना होगा, तो तुम खुद सोचो कि वाइट गोल्ड अगर लेके पैसा ज़्यादा देते हैं पर कितना वो मूर्ख बनाते हैं कौन सुनार लोग। वाइट गोल्ड हुआ जिसमें कि सिल्वर प्रेजेंट है और साथ साथ आपका गोल्ड प्रेजेंट है, तो सिल्वर को गोल्ड के दाम पर बेच दिया जाता है और वो बन जाता है वाइट गोल्ड और लोगों को बड़ा पसंद आता है। तो वो सब चीज़ क्या है, एक तरह से एलॉय के रूप में जानी जाती है। अब ये कुछ एलॉयज़ हैं जो कि आप इसमें से इंपॉर्टेंट मैं आपका मार्क कर देती हूँ, तो वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, गन मेटल हो गया, डच मेटल हो गया, फिर आपका यहाँ पर आया ड्यूरेलियम आ गया, फिर सोल्डर आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में आपका स्टेनलेस स्टील आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट एलॉयज़ हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। और मैं इसको छोटा कर दे रही हूँ जिससे कि आपका स्क्रीनशॉट एक बार में आप पूरा ले पाए, ठीक है। स्टेनलेस स्टील भी ज़रूर याद करिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। देखो बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, ये ह्यूमंस की और प्लांट्स की ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो इसके लिए मैंने क्या सोचा है कि आपके लिए एक छोटा सा सेशन ले आऊँ 10 से 15 मिनट का, जिसमें कि आपको सारे डिजीजेस मैं विथ निमोनिक्स याद कराऊंगी, ठीक है। विथ निमोनिक्स मैं आपको याद करा दूंगी जिससे कि आपको भूले ना। जैसे कि बैक्टीरियल डिजीजेस का आपका एक निमोनिक्स है मेरा, तू तेरा टाइम ले, गोली चला सीधे, प्लॉट अपना वो ले जाएगा। तो ऐसे करके क्या है, आपको सारी बैक्टीरियल डिजीज याद हो जाएंगी। अभी यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, आप रिस्पॉन्स करिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस इस तरीके से याद करनी है कि निमोनिक्स के फॉर्म में, तो मैं आपको याद करवा दूंगी। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड पे आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दूंगी। चलिए विच आर द फॉलोइंग स्टेटस ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस। तो देखो पोलियो वायरस होता है तो वैसे ही कट गया, फिर आपका मम्स वायरस होता है वैसे ही भी कट गया, फिर प्लेग, लेप्रोसी, डिप्थीरिया, ये आपका क्या है, बैक्टीरियल डिजीजेस है, और मोर देन वन ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बैक्टीरियल डिजीजेस जो होती हैं ये क्या है। एक तरह से सबसे पहली बात है क्या कि इनको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं शरीर में, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया है वो तो डिजीज़ कॉज करते हैं और गुड बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इस तरीके से बैक्टीरियल डिजीजेस जो होती हैं वो एयर, वाटर, फूड, वेक्टर इन सब के कॉन्टैक्ट में आने से हो जाती हैं। अब ये कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो गूगल पे थी, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, और बहुत सारी और अन्य बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हो गया एक तो ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टेटनस हो गया, टाइफॉइड, लेप्रोसी, फिर गोनार्डिया, फिर आपका कॉलरा, फिर सिफिला, फिर आपका प्लेग हो गया, फिर आपका न्यूमोनिया हो गया, फिर वूफिंग कफ हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब आपके बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो कि आपको याद रखनी है, और इस स्लाइड को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी वायरल डिजीजेस। तो वायरल डिजीज़ में सबसे कॉमन आपने कॉमन कोल्ड सुना होगा, तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का आपका डिजीज़ है। तो इसमें कुछ यहाँ पर वायरल डिजीज़ मैंने आपको यहाँ पर ऐड करी हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। बाकी जब हम अलग से करेंगे तो उसको और डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फंगल डिजीजेस। तो फंगल डिजीज़ भी आपको कुछ पढ़नी, जैसे कि फंगल डिजीजेस का निमोनिक्स है क्या, एक बहुत अच्छा सा कि खुद खाए गंदा। तो खुद खाए गंदा, खुद खाए गंदा, ठीक है। तो ख से क्या हो जाएगा आपका खुजली, जिसको इचिंग बोलते हैं। फिर द से क्या हो जाएगा आपका दमा, जिसको एस्थमा बोलते हैं। फिर खा से क्या हो जाएगा खाज, फिर स्केबीज बोलते हैं। फिर ए से क्या हो जाएगा एथलीट फुट हो जाएगा। फिर ग से क्या हो जाएगा गंजापन, बैडनेस जिसको बोलते हैं। फिर द से हो जाएगा दांत, जिसको रिंगवर्म बोलते हैं। तो ये क्या हो गए, फंगल इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ लोअर रेजिस्टिविटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि किसकी हाईएस्ट रेजिस्टिविटी थी, जो आपको ऑप्शंस दिए थे, तो उसके हिसाब से नाइक्रोम था। अब इसमें क्या है, लोएस्ट पूछा है, तो आपने सबसे पहले ही देखा था क्या था, सिल्वर है। तो सिल्वर क्या हो जाएगा आपकी लोएस्ट रेजिस्टिविटी का हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड लेंथ। रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज यूजफुल इन कंपेयरिंग डिफरेंट मटेरियल बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। वो कंडक्टर्स की क्या होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है। सिल्वर हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी वाइल हैविंग द लोएस्ट रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी मेन, वही स्लाइड फिर से लगा दी है, अब है थैंक यू की स्लाइड। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और कल से हमारा NCERT का स्टार्ट हो रहा है। आपका क्लास 9th की बुक पहले मैं करूँगी, फिर क्लास 10th करूँगी, फिर 8th, 7th, 6th ऐसे करेंगे। बैक चल रहे हैं हम लोग, पहले 9th, फिर 10th, फिर 8th,
फिर 7th, फिर 6th करके आपके सारे MCQs के थ्रू पूरा रिवीजन हो जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक दिन पहले बताती चलूँगी कि हम नेक्स्ट किसका करने वाले हैं क्वेश्चन, जिससे कि आप चैप्टर पढ़ के आएँ, ठीक है। और मिसलेनियस हम लास्ट में करेंगे जब मैं आपका सिर्फ टेस्ट लिया करूँगी। अभी हम चैप्टर वाइज सारे MCQs को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में जितने भी होमवर्क मैंने बोले हैं उसको आपको ज़रूर बताना है, प्लस आपको ये बताना है कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।